जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं सूबेदारों को सूबेदार मेजर की पेंशन दिलाने के लिए, यानी सूबेदारों को एमएससीपी दिलवाने के लिए। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं डीएडीआर के बारे में, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं अक्टूबर की पेंशन के बारे में और एरियर के बारे में, 3 महीने के एरियर के बारे में। एक आध जानकारियां और है, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, एमएससीपी का सर्विस पीरियड का एरियर एक कंडीशन पर मिलता है। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स शिकायत डालते हैं रिकॉर्ड ऑफिस में। वो कहते हैं कि हमें सर्विस पीरियड का एरियर नहीं मिला, रिटायरमेंट के बाद का एरियर हमें मिल रहा है। दोस्तों, सर्विस पीरियड का एरियर लेने के लिए क्या रूल है, किस रूल के अंतर्गत आपको सर्विस पीरियड का एरियर मिलता है, यह मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, एक कंडीशन पर आपको सर्विस पीरियड का एरियर मिलता है, यानी सर्विस के बीच में अगर आपको एमएससीपी मिली है, यानी जब आप सर्विस में थे अगर आपको तब एमएससीपी मिली है, तो दोस्तों जो एमएससीपी की डेट है उस तारीख से और जब आप रिटायर हुए हो उसके बीच का आपको एरियर मिलेगा सर्विस पीरियड का। जी हां दोस्तों, सर्विस पीरियड का आपको एरियर तभी मिलता है जब सर्विस के बीच में आपको एमएससीपी ग्रांट हुई हो, तब आपको सर्विस पीरियड का एरियर मिलता है। और दोस्तों, सर्विस पीरियड का जो एरियर है वो पीएओआर देता है, पीओआर देता है आपको सर्विस पीरियड का एरियर, वहां से सैंक्शन होता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, एक एग्जांपल समझिए कि किन पेंशनर को सर्विस पीरियड का एरियर नहीं मिलेगा। जैसे दोस्तों, कोई सिपाही भर्ती हुए 1993 में, ये नायक बन गए 2001 में, और फिर हवलदार बन गए 2009 में, और नायब सूबेदार बन गए ये 2017 में। यानी दोस्तों, ये अपनी सर्विस करके आ गए घर। यानी जब ये नायब सूबेदार बनाए गए 2017 में, यानी 2017 में जब ये आउट हुए नायब सूबेदार से, तब दोस्तों इनकी पूरी सर्विस थी 24 साल। यानी ये 24 साल करके बाहर आ गए थे। यानी जो इनका पीपीओ इशू होगा, यानी जो इनकी पेंशन बनेगी वो नायब सूबेदार की ही बनेगी। तो दोस्तों, इनका कोई सर्विस पीरियड का एरियर नहीं मिलेगा इस कंडीशन में। हालांकि दोस्तों, कुछ और कंडीशन होती है जिसमें अगर दोस्तों जैसे कोई हवलदार की एमएससीपी चाहिए, तो दोस्तों कुछ हवलदार सर्विस के बीच में ही वो एसीपी ले लेते हैं, एमएससीपी ले लेते हैं। तो जब वो रिटायर होते हैं तो बीच में उनको सर्विस पीरियड का एरियर मिल जाता है, यानी जब उनको एमएससीपी मिली सर्विस के दौरान, तो वो कंडीशन थोड़ी अलग होती है। लेकिन दोस्तों, इस कंडीशन में 2017 में ही दोस्तों ये नायब सूबेदार से आउट हो गए, तो इस कंडीशन में इनका सर्विस पीरियड का एरियर यहां पे नहीं बनेगा। सिर्फ दोस्तों जब ये रिटायर हुए तो दोस्तों लेवल 6 की इनको पेंशन मिल जाएगी, लेवल 6 की नायब सूबेदार की। 24 साल करके दोस्तों ये आउट हो गए 2017 में ही, यानी ठीक टाइम पे इनको सब कुछ यहाँ पे इनको प्रमोशन मिलते गए, और लास्ट में ये नायब सूबेदार रैंक से रिटायर हो गए। तो दोस्तों, इस कंडीशन पे इनका सर्विस पीरियड का एरियर यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो काफी पेंशनर्स लगातार चिट्ठियां लिखते रहते हैं, कभी रिकॉर्ड को लिखते हैं, कभी पीआर को लिखते हैं कि हमें सर्विस पीरियड का एरियर नहीं मिला। पहले दोस्तों आप रूल समझ लीजिए कि किसके तहत आपको सर्विस पीरियड का एरियर मिलता है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगस्त 2024 के एआईसीपीआई के आंकड़े जारी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अक्टूबर के पहले वीक में ही आपको अगस्त 2024 का एआईसीपीआई का आंकड़ा मिल जाएगा। और दोस्तों, कुछ चीजें हमें पता लग जाएंगी कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। हालांकि अभी और महीने के आंकड़े आना बाकी हैं। दोस्तों, अगस्त का आंकड़ा आ गया है एआईसीपीआई का। अब दोस्तों, महंगाई जहां रुकी हुई है वो रुकी हुई है 142.6 पर। जी हां दोस्तों, जुलाई में ये महंगाई थी 142.7 पर, यानी 0.1% ये कम हो गई है अगस्त के आंकड़े में। अब दोस्तों, जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर कितना होगा? अब काफी पेंशनर कहेंगे कि जुलाई का तो डीएडीआर डिक्लेयर हुआ नहीं, और ये बताने लगा जनवरी 2025 का। सिर्फ दोस्तों जानकारी पर्पस से मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ जानकारी पर्पस से। अब दोस्तों, जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर कितना होगा? दोस्तों, मैंने महंगाई बढ़ा के भी देखी, मैंने दिसंबर 2024 तक महंगाई बढ़ा के देखी।
ज्यादा महंगाई बढ़ाने के बाद भी आपका डीएडीआर जनवरी 2025 से 3% से ऊपर नहीं जा रहा। जी हां दोस्तों, आप साइड में एक कैलकुलेशन देख रहे होंगे जिसमें मैंने जो ये आंकड़े हैं ये मैंने बढ़ाए, किसी में 144 लिया, 145 लिया, 146 लिया दिसंबर तक। तब भी दोस्तों आपका डीएडीआर 56% पे वो रुक रहा है दिसंबर 2024 तक। तो इसका मतलब है जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर या तो 2% बढ़ेगा या फिर 3% बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, इसी के बीच आपका डीएडीआर फंसा रहेगा। अभी भी दोस्तों आपका डीएडीआर फंसा हुआ है 53% पे, 53.90 से ऊपर। अभी भी वो 54-55 नहीं पहुंचा अगस्त के आंकड़े आने के बाद भी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपका डीएडीआर 3% या फिर 2% तक रह सकता है, इतना आपका बढ़ेगा जनवरी 2025 से। सिर्फ एक मैं आपको अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूं, अप्रॉक्स परसेंटेज बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 56% से वो आगे बढ़ ही नहीं रहा आंकड़े बढ़ाने के बाद भी। जी हां दोस्तों, मैंने अगस्त का आंकड़ा ले लिया, सितंबर का आंकड़ा ले लिया, थोड़ा बढ़ा के लिया है, अक्टूबर में बढ़ा दिया, नवंबर में बढ़ा दिया, दिसंबर में बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाने के बाद भी आपका वो 3% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, 4% वो जा ही नहीं रहा है, सिर्फ 56% पे वो स्टेबल रह रहा है दिसंबर 2024 तक। अगर दोस्तों महंगाई बहुत ही ज्यादा उछाल मारती है 5% की, 6% की, तब कुछ उम्मीद है कि आपका 4% बढ़ जाए, लेकिन आज तक इतनी महंगाई देखी नहीं है कि एकदम से 5%, 6% उछाल मार जाए। तो दोस्तों यहां पे या तो 3% या फिर 2%, इसी के बीच आपका फंसेगा डीएडीआर। दोस्तों इस बार 4% होना मुश्किल लग रहा है। जुलाई से भी दोस्तों आपका डीएडीआर 53% होगा, 50 से वो 3% ही बढ़ेगा, 53% हो जाएगा। लेकिन यहां पर जनवरी 2025 से भी लग रहा है कि या तो 2% या फिर 3% ही बढ़ेगा, जैसा कि दोस्तों महंगाई बहुत ही कम या फिर ज्यादा बढ़ रही है उनके आंकड़ों के बेस पर। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अक्टूबर में 3 महीने का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है अक्टूबर स्टार्ट हो गया, 3 महीने का एरियर उन पेंशनर्स को मिलेगा जिन्होंने सितंबर की पेंशन पुरानी पेंशन के अनुसार ली। जी हां दोस्तों, जिनकी सितंबर की पेंशन नहीं बढ़ी ओआरओपी 3 में, उनको अक्टूबर में मिलेगा 3 महीने का एरियर, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का। और जो अक्टूबर की पेंशन आएगी वो आएगी ओआरओपी 3 के अनुसार, बढ़ी हुई पेंशन। जिनको दोस्तों एरियर नहीं मिला या फिर जिनका कॉरिजेंटम पीपीओ इशू नहीं हुआ, लेकिन जिनकी पेंशन ओआरओपी 3 में बढ़ी है, उन्होंने अपनी पेंशन देख ली होगी ओआरओपी 3 में। अगर उनकी पेंशन बढ़ी है तो दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन उनको अक्टूबर की पेंशन में मिलेगी, और उससे पहले उनका कॉरिजेंटम पीपीओ भी इशू हो जाएगा, और 3 महीने का एरियर उनको देखने को मिलेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर, जैसा मैंने आपको अभी बताया। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 2006 के बाद आए सूबेदार जिन्होंने सूबेदार रैंक को होल्ड रखा है 8 साल से ऊपर या फिर 8 साल, जी हां दोस्तों, उनको मिलेगा सूबेदार मेजर की पेंशन का बेनिफिट। जी हां दोस्तों, अगर आप रिकॉर्ड से बोलेंगे तो दोस्तों रिकॉर्ड आपको मना कर देगा। कई सूबेदार साहब हैं जिन्होंने 8 साल एक ही रैंक में होल्ड किया है। कई दोस्तों सूबेदार ऐसे हैं जिन्होंने 14 साल सूबेदार रैंक में होल्ड किया है। जी हां दोस्तों, 14 साल वो सूबेदार रैंक में रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड ने साफ मना करा है, क्योंकि दोस्तों कई बार रिकॉर्ड रूल्स आपको समझाता नहीं है, वो कुछ पुराने रूल्स या फिर कुछ और जवाब देता है जिसके बेस पर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं जिसके बेस पर जो सूबेदार हैं उनको भी एमएससीपी दी जाए सूबेदार मेजर की। जी हां दोस्तों, कुछ केस तो दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर में डील हो रखे हैं और कुछ केस एडवोकेट के द्वारा डील होंगे, जिस बेस पर जो सूबेदार हैं उनको एमएससीपी दी जाएगी सूबेदार मेजर की। जी हां दोस्तों, अगर आप रिकॉर्ड से कार्रवाई करेंगे जैसा मैंने आपको बताया तो रिकॉर्ड आपको मना करेगा, वो आपको देगा ही नहीं। वो बोलेगा सिर्फ नायब सूबेदार तक की एमएससीपी लागू है 8, 16, 24, वो सिर्फ आपको इतना बोल के छोड़ देगा, आपको देगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप रूल को समझें, अगर आप एक ग्रेड पे में रहते हैं, एक ही ग्रेड पे में आप 8 साल से ज्यादा हैं, या फिर आप एक ही रैंक में होल्ड करे हुए हैं 8 साल से ज्यादा या फिर 8 साल, तब आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलता है, तब आपको उसकी एमएससीपी मिल जाती है। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जितने भी सूबेदार हैं जो 2006 के बाद आए हैं वो ही एलिजिबल हैं एमएससीपी लेने के लिए।
जो 1/1/2006 के बाद आए हैं, जिन्होंने सूबेदार रैंक में 8 साल या फिर 8 साल से ज्यादा होल्ड किया है सूबेदार रैंक को, उनको ही एमएससीपी सूबेदार मेजर की मिल सकती है अगर वो कार्रवाई करें। तो दोस्तों आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आए दिन कुछ ना कुछ चीजें मैं आपको बताता रहता हूं कि इस तरीके का आपको बेनिफिट मिल सकता है। और दोस्तों ये सारी बातें मैं हवा में नहीं करता हूं, मेरी जितने भी पॉइंट होते हैं ये सब लीगल पॉइंट होते हैं, जो कि दोस्तों वकीलों द्वारा, एडवोकेट द्वारा, रिकॉर्ड के लेटर के अनुसार सब कुछ बेस रहते हैं, तभी मैं आपको ये सारी जानकारियां दे पाता हूं। तो दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा वेट करेंगे, या फिर जितने भी सूबेदार हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 8 साल सूबेदार में रहे हैं या फिर 8 साल से ज्यादा भी वो सूबेदार में ही रहे हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं उनको सूबेदार मेजर की पेंशन दिलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश ही सबसे बड़ी चीज होती है। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा क्या? फिर क्या मिलेगा हमें जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे? तो मेरे चैनल के माध्यम से कोशिश करी जाती है कि आपको कुछ मिले, भले ही वो कोर्ट के द्वारा मिले या फिर किसी दूसरे तरीके से मिले। तो दोस्तों कार्रवाई हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हुए हैं, कार्रवाई हम जरूर करते हैं ताकि बेनिफिट आपको मिल पाए। और दोस्तों ये बिल्कुल जायज मांग है, बिल्कुल जायज मांग है आपकी। ऐसा तो है नहीं कि एमएससीपी से हटकर हम बात कर रहे हैं। एमएससीपी का ही रूल है ये कि अगर 8, 16, 24 के साथ साथ अगर आप एक ही रैंक में 8 साल होल्ड किए हुए हैं एक ही ग्रेड पे में, तो फिर आपको अगली रैंक का बेनिफिट मिलेगा। ये सब रूल्स हैं, इसके तहत दोस्तों हम सोचते हैं कि आपको फायदा मिल जाए। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के थ्रू सिर्फ आपके काम की ही बातें होती हैं, सिर्फ आपके काम की। जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, क्या क्या नई नई जानकारी आ रही है रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू, नए लेटर, पुराने लेटर, यानी आपका फायदा, सब कुछ दोस्तों आपको समझाया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट के बेस पर, लेटरों द्वारा, डॉक्यूमेंट के बेस पर। बस दोस्तों मैं आज वीडियो यहीं खत्म करूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।